नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो बड़ी खबरें आज तो 3-4 हैं। ज्ञानवापी वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में पूजा, जो तहखाने में व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही थी, वो पूजा चलती रहेगी। और साथ ही साथ धार, मध्य प्रदेश के धार जिले में जो भोजशाला है और वहाँ पर जो एएसआई सर्वे का आदेश हुआ है कोर्ट का, तो उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। तो उस पर भी रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब देखिए, ऐसा है कि सर्वे भी जारी रहेगा, लेकिन एक कंडीशन लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर कोई भी कार्रवाई, यानी कोई भी एक्शन किसी भी के द्वारा, चाहे एसआई के द्वारा, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा, नहीं लिया जाएगा बगैर हमारी इजाज़त के। यानी सर्वे रिपोर्ट आने के बाद फर्दर जो एक्शन जो भी लिया जाए उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगनी बेहद ज़रूरी है। तो ये भी जो है एक बड़ी खबर है कि ज्ञानवापी में पूजा और भोजशाला में सर्वे जारी रहेगा। जी हाँ, अब आप खबर जान लीजिए। खबर यह है कि ज्ञानवापी में जो है मस्जिद है ज्ञानवापी, और मस्जिद में जो प्रवेश है वो उत्तर दिशा से है। यहाँ से मुस्लिम भाई हमारे जो जाते हैं और वहाँ नमाज, मस्जिद में प्रवेश करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और व्यास जी का जो धर्म वो है वो मंदिर की साइड से है, यानी दक्षिण साइड से है। तो व्यास जी के तहखाने में जो पूजा होती है वो दक्षिण गेट से होती है। उसमें नया एक टेम्प्रोरी गेट बनाया गया है। पहले बैरिकेडिंग थी, उस बैरिकेडिंग को हटा के और वहाँ एक छोटा सा गेट बना के अब व्यास जी के तहखाने में जो है वो पूजा पाठ हो रही है। पहले तो पूजा पाठ रोकने के लिए जो है मुस्लिम इंतजामिया पक्ष ने जो है वो अर्जी दाखिल की, लेकिन उसकी अर्जी नहीं सुनी गई। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के दक्षिणी तहखाने को लेकर यथास्थिति कायम रहेगी। यानी कि जो वहाँ पूजा पाठ हो रहा है और पूजा आरती हो रही है वो होती रहेगी, उससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ मुस्लिम भाई जो हैं वो नमाज पढ़ सकते हैं, वो उत्तरी गेट से जाते हैं। तो दोनों का एंट्रेंस अलग अलग है, इसलिए दोनों का काम चलते रहेंगे, दोनों वो नमाज पढ़ते रहेंगे, यहाँ पूजा होती रहेगी, किसी भी चीज़ पर रोक नहीं लगाई जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने संभवतः ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच में जो है चीफ जस्टिस हमारे DY चंद्रचूड़ साहब भी थे, और शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास से मस्जिद कमेटी की याचिका पर 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। तो पूजा पाठ पर रोक नहीं लगी है, लेकिन 30 अप्रैल तक जो है पाठक जी से, व्यास जी से उन्होंने जवाब मांगा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है, आपको पता है कि मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1993 में व्यास जी के तहखाने में जो पूजा रोकने का मौखिक आदेश दिया था वो गलत था। तो एक तो ये आया कि ये चलता रहेगा, पूजा पाठ चलती रहेगी, बाकी जो केस मुकदमा चल रहा है वो चलता रहेगा। अभी व्यास जी के तहखाने की छत को लेकर जो है वाराणसी की जिला अदालत में अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि छत पे जो नमाजी लोग आते हैं और चलते फिरते हैं तो छत कमज़ोर हो गई है, तो उसके गिरने या ढहने का खतरा है, तो उसकी मरम्मत की इजाज़त मांगी गई है। तो उस पर भी सुनवाई अदालत में हो रही है, वाराणसी जिला अदालत में। अब वो देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या होता है। तो ये एक खबर थी, और इसके साथ ही जुड़ी हुई खबर दूसरी भी है जो सारे अखबारों ने क्लब कर दी है, वो ये है धार भोजशाला का। तो भोजशाला जो है वो वहाँ पे है मध्य प्रदेश में, धार जिले में। तो वहाँ पर क्या है कि ये 1911वीं शताब्दी से वो मंदिर है, वहाँ पर वो जगह है। और इस जगह को हिंदू लोग वाग्देवी का मंदिर मानते हैं। वाग्देवी का मतलब कि माँ सरस्वती की का आराधना स्थल मानते हैं। सरस्वती माँ के मंदिर के रूप में उसे समझते हैं, जानते हैं। और जो मुस्लिम लोग हैं वो उसे कमाल मौला की मस्जिद बताते हैं। तो 7 अप्रैल 2003 को एक समझौता हुआ। तो दोनों अपना अपना क्लेम सैकड़ों सालों से करे आ रहे हैं। तो उसको लेके जो है
एक 7 अप्रैल 2003 में एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत हिंदू मंगलवार को वहाँ पूजा पाठ करते हैं और मुस्लिम लोग जो है वहाँ पर शुक्रवार को पूजा पाठ करते हैं, मतलब नमाज पढ़ते हैं। तो जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस पी.के. मिश्रा ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 11 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार, एएसआई और अन्य को नोटिस जारी किए और पीठ ने कहा कि 4 सप्ताह में नोटिस का जवाब दे। तो उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक नहीं लगाई जाएगी, जो सर्वेक्षण हो रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन भी लगाई है और वो कंडीशन ये है कि सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद उस रिपोर्ट पर कोई भी कार्रवाई बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के नहीं हो सकती है, नहीं की जाएगी। तो ये कंडीशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और ये भी कहा कि ऐसी कोई खुदाई न की जाए जिससे जो परिसर है उसका जो वर्तमान कैरेक्टर है या वर्तमान ढांचा है या जो भी अभी सामने दिखाई दे रहा है जिस रूप में है उसमें कोई परिवर्तन न हो, उसी रूप में हो। आप वैज्ञानिक सर्वे करिए, उसमें रोक नहीं है, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आपको कोई कार्रवाई हमारी इजाज़त के बगैर नहीं करनी है। तो ये है एक बड़ा फैसला। और अब जो है आपको पता ही होगा कि कल मथुरा में भी जो है कुछ लोगों ने न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की। हिंदुवादी संगठनों जो है वहाँ पर पूजा पाठ करने जा रहे थे, वो कृष्ण कूप है, लेकिन पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। तो मथुरा से याद आया, कृष्ण जी से याद आया यादव जी लोगों का, यादव बंधुओं का। तो यादव बंधुओं के निर्विवाद नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हैं। तो आइए बात करते हैं अखिलेश यादव जी की। और अखिलेश यादव ने भी करीब प्रत्याशी सारे अपने घोषित कर दिए हैं, करीब 40 के ऊपर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अखिलेश के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं काफ़ी कि अखिलेश यादव कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव की पहले बात हो रही थी कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आजमगढ़ से लड़ेंगे। तो आजमगढ़ में उन्होंने धर्मेंद्र यादव को भेज दिया, मैनपुरी में उन्होंने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को भेज दिया। और तब ये माना जा रहा था कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कन्नौज से वो सांसद रहे थे। और उसके बाद पिछले चुनाव में उन्होंने डिम्पल यादव को वहाँ से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन डिम्पल यादव जो है बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार गई थी। तो ये कहा जा रहा है कि कन्नौज एक बेहद सुरक्षित सीट है अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव का गढ़ रही है कन्नौज, समाजवादी पार्टी के गढ़ रही है, तो वो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी भी इसके बारे में अखिलेश यादव ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो अखिलेश यादव क्या करेंगे इसके बारे में आज हमको पता चल सकता है, या 1-2 दिन में पता चल सकता है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और अगर कन्नौज से नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। और शायद वो उनकी भूमिका जो है स्टार प्रचारक के तौर पर रहेगी और अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलाने की उस पर वो रहेगी। तो अब सवाल है कि अगर अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि इस बार जो परिस्थितियां बदली हुई हैं, गठबंधन के लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं और आर या पार की लड़ाई है, तो इस लिहाज से अखिलेश यादव जो है एक सीट पर फोकस करेंगे और वो जो है वो चुनाव प्रचार पर जो है वो फोकस रहेगा उनका। और इसी वजह से जो है बदली हुई परिस्थितियों की वजह से जो है वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसके संकेत भी उन्होंने अपने करीबी नेताओं को दिए हैं। लेकिन कांग्रेस जो कन्नौज के कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि अखिलेश भैया जो है वो चुनाव यहाँ से लड़े। तो इस बारे में एक मंगलवार को एक मीटिंग होने जा रही है वहाँ पे, आज ही, मतलब मेरे ख्याल से आज मंगलवार है, 2 अप्रैल है। तो आज जो अखिलेश यादव कन्नौज जा रहे हैं और कन्नौज में वहाँ वो कुछ नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और संभवतः उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास करेंगे और परिस्थितियों से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि कन्नौज से चुनाव अगर अखिलेश यादव नहीं लड़ते हैं तो उनकी जगह उनके चाचा के पोते जो हैं वो तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं, उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। तेज प्रताप को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा कर सकते हैं। तो कन्नौज सीट के बारे में या अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के बारे में जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं
वो अटकलें आज समाप्त हो जाएंगी। तो आपको बताया था कि पिछली बार कन्नौज से अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने चुनाव लड़ा था और भाजपा के सुब्रत पाठक से हार गई थी। बाद में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में डिम्पल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही थी और चुनाव जीत गई थी, और इस बार फिर वो मैनपुरी से ही वहाँ पर वो उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी की, और उन्होंने अपना चुनाव प्रचार बड़े साइलेंटली वहाँ पर शुरू भी कर दिया है। अब अखिलेश यादव ने मेरठ का भी टिकट बदल दिया। पहले सरधना के यहाँ पर उन्होंने सरधना के सपा विधायक अतुल प्रधान को प्रत्याशी बना दिया है, और पहले यहाँ पर जो है भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था, जो दिल्ली है वो हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन उनको उनका टिकट हटा के और आगरा से भी उन्होंने उम्मीदवार बदल दिया। अब वहाँ से सुरेश चंद्र करम को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो सपा के कुल 48 प्रत्याशी चुनाव मैदान में घोषित हो चुके हैं, डट चुके हैं। अब 14 टिकट शेष बचे हैं, जिसमें से कन्नौज भी शामिल है। अच्छा, एक सीट इनको मध्य प्रदेश में मिली है खजुराहो में। तो खजुराहो में भी इन्होंने पहले जो मोहन यादव को प्रत्याशी बनाया था, डॉक्टर मोहन यादव को, उनको उन्होंने क्या किया है कि मध्य प्रदेश सपा का अध्यक्ष बना दिया है, प्रदेश अध्यक्ष। और वहाँ से अब पूर्व विधायक मीरा दीपक को समाजवादी पार्टी का नया प्रत्याशी बना दिया है। तो ये हैं खबरें अखिलेश यादव के बारे में, अखिलेश यादव की पार्टी के बारे में, और अखिलेश यादव क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज की पार्टी की बैठक जो उन्होंने बुलाई है कन्नौज में, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि वो चुनाव मैदान में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या इस बार लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या क्या करेंगे। तो वो ये है। इधर थोड़ी बहुत तो जो है एक और बात उठ रही है, अखिलेश यादव बनाम अजय राय, या यूँ कहें समाजवादी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी। आपको याद होगा कि टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता अविनाश पांडे और अजय राय, ये 2 बार समाजवादी पार्टी के दफ्तर जा चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता, अखिलेश यादव को तो छोड़ दीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता अभी तक कांग्रेस के दफ्तर में नहीं गया है। ये पास में ही कांग्रेस का दफ्तर है, मॉल एवेन्यू में, तो वहाँ नहीं गया है। और कांग्रेस ने वहाँ पर कल जो है वो एक होली मिलन का समारोह भी रखा था, और उस समारोह में भी जो है उनको बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं को, लेकिन कोई पहुंचा नहीं। तो इस बात को लेकर कांग्रेस में थोड़ी सी मायूसी है, और उनका कहना है कि अगर वहाँ से कोई आता तो एक मैसेज जाता नीचे कार्यकर्ताओं तक कि भाई हम दिल से मिल के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई नेता वहाँ पर नहीं पहुँचा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है मिलकर जनता को ये संदेश देना होगा कि हम एक साथ खड़े हैं, एकजुट खड़े हैं। आपको बता दें कि जो ज्वाइंट इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनकी किसी पार्टी के दफ्तर में ना होके एक होटल में हुई थी, जहाँ पर ये लोग बैठे थे। तो ये चीज़ें हैं, अभी भी चल रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो जिस तरह से इन्होंने रामलीला मैदान में एकजुटता दिखाई है सब लोगों ने, तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता जो है इस बात को समझते हुए, ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए आपस में हाथ ही नहीं मिलाएंगे बल्कि दिल भी मिलाएंगे, और एक साथ चुनावी मैदान में खड़े नजर आएंगे। नजर हमारी बनी रहेगी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।